हाँ भाई, बिहार बोर्ड वाला कैसे? यादें सता रही है बिहार बोर्ड की। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है बेटा। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। बिहार बोर्ड नज़दीक आ रहा है बेटा। यादें तो आपको बहुत सता रही होगी बिहार बोर्ड की। ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखो बेटा, क्लास में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं होता है। ठीक है। तो हम ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम क्या करेंगे, डील कर लेंगे। ठीक है। और आप मैं एक दिन में 10 से 12 क्वेश्चंस कोशिश करूँगा, जितना कवर हो जाए बोर्ड पे मैं कोशिश करूँगा उतना क्वेश्चंस लेने का। ठीक है। तो मैं समय को ज़्यादा ना लेते हुए बेटा मैं सीधा क्वेश्चंस पे डिस्कशन को करूँगा। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस लूँगा बिहार बोर्ड में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा। ठीक है। और मैं हर एक क्वेश्चन के आगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा, कि हर एक क्वेश्चन के आगे मैं क्या करूँगा, उसके ईयर्स को ले लूँगा। ठीक है। दैट्स मीन्स कि ये जो ईयर्स लिखे हुए हैं ये वो ईयर्स लिखे हुए हैं जिस वर्ष में इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है। और इस चीज़ को क्या करना, आपको ध्यान रखना। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि सर आप किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन में लोगे। ठीक है बेटा। तो मैं जो अभी चल रहा है चैप्टर बेसिकली आपका जो ये एक्सरसाइज 6 चल रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मैं इसी के क्वेश्चंस को ठीक है डिस्कशन में लूँगा। ठीक। तो मैं सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंस है, बाकी सब तो टेम्प्रोरी है। ठीक है। तो मैं आप इस चीज़ को नोट्स कर लें या फिर एक नोट्स बना लें जिसके अंदर आप इन क्वेश्चंस को लिखते जाएं बेसिकली। ठीक है। जो भी डिस्कशन में आते जाए पर डे लेक्चर के अनुसार से आप उनको क्या करें, डिस्कशन में लेते रहें। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलो, तो मैं पहले क्वेश्चन से ही क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। समझा मेरी बात हुआ? मैं थोड़ा स्पेस ले रहा हूँ इधर, ये आप लिख चुके होंगे। देखो बेटा, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है मैं 2009 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करूंगा। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप क्या करो, क्वेश्चन को लिख लेना। ये फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारा कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन की प्रतिशत है। ठीक है। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया। ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बेटा। आप मेरे रिपीटेशन के साथ साथ क्वेश्चंस को लिखते चले जाइएगा। क्वेश्चंस ये है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन की प्रतिशत है। ठीक है। एडेनिन की प्रतिशत को पूछ रहा है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, मुझे जगह चाहिए बेटा, तो आप इसको क्या करें, इस क्वेश्चंस को लिख लें। मैं दोबारा फिर से क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन की प्रतिशत है। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन था 64%, बी ऑप्शन था 36% और सी ऑप्शन था 85% और डी ऑप्शन था 32%। ठीक है। मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो आप अभी क्वेश्चंस को लिख चुके हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पेस क्लियर करूंगा। ठीक है। देखिए बेटा, मैंने आपको क्लास में एक रूल्स पढ़ाया था, चार्गप्स इक्विवेलेंसी रूल। ठीक है। मैं उसी रूल के अनुसार इस क्वेश्चंस को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है। चार्गप्स रूल्स के अनुसार एक चीजें हमने पढ़ी थी कि किसी भी डीएनए में प्यूरिन एन बेस ऑलवेज इक्वल टू पैरिमिडिन एन बेस। ठीक है। मतलब कि तो आपको पता है कि प्यूरिन एन बेस की बात अभी मैं डीएनए में करूं। ठीक है। तो वहां पे प्यूरिन के रूप में जो एन बेस होगा वो क्या होगा, एडेन वहां पे हमें आएगा क्योंकि मेरे पास बेटा टोटल जो एन बेस हैं डीएनए में वो क्या क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है। ये मुझे याद है। ठीक है।
और मुझे ये पता है कि एडेनिन और ग्वानिन जो है, एडेनिन और ग्वानिन जो है वो क्या है, प्यूरिन टाइप के एनवेस हैं, जबकि साइटोसिन और थायमिन, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, मैंने तरीका भी आपको बताया था, एजी और कट। तो कट जो है वो पैरामिडिन होता है जो सिंगल रिंग्स के होते हैं, और एजी की मैं यदि बात करूं तो एडेनिन और ग्वानिन क्या था, ये डबल रिंग वाले थे, इसमें 2 रिंग थे, पैरामिडिन रिंग और इमिडाजोल रिंग्स, ठीक है। तो मैं उतना ज़्यादा ब्रीफ नहीं लूँगा, मैं शॉर्टली चल रहा हूँ। तो यदि मैं प्यूरिन एनवेस इक्वल टू पैरामिडिन एनवेस करता हूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा ए प्लस जी इक्वल टू सी प्लस टी। साथ ही साथ मैंने एक कंसेप्ट और सीखा था बेटा, ठीक है, साथ ही साथ मैंने एक कंसेप्ट और सीखा था, मैं ऑप्शंस को भी हटा रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मैंने एक और कंसेप्ट सीखा था, ठीक है, डीएनए के हेलिक्स मॉडल में, कि एडेनिन के जो पूरक है, ठीक है, वो कौन है, थायमिन है, और ग्वानिन के साथ जो पूरक क्षार है वो क्या है, साइटोसिन है। ये बातें मैंने करी थी, ठीक है। तो यदि मैं किसी डीएनए में एडेनिन की बात करूं तो जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थायमिन भी होगा, और यदि मैं ग्वानिन की बात करूं तो जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन भी होगा। ये बातें हमने करी थी, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, मैं ये लिख दूं ए प्लस सी प्लस जी प्लस टी इक्वल टू 100% किसी भी डीएनए मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे मैं ये लिख सकता हूँ कि यदि मुझे यहाँ पर क्वेश्चंस में परसेंटेज जो दी हुई थी वो किसकी दी हुई थी, साइटोसिन की दी हुई थी, ठीक है। यदि परसेंटेज ऑफ साइटोसिन दिया हुआ है, कितना दिया, 18%, कितना, 18%। मुझे एक चीज समझ में आती है कि यदि साइटोसिन की प्रतिशत 18% दी हुई है तो जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होना पड़ेगा, ग्वानिन भी होना पड़ेगा। तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा इसके बारे में भी क्या, 18%। अब जो रेस्ट ऑफ बच गया वो क्या बचा, वो बचा एडेनिन और थायमिन, और मुझे ये पता है कि एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू थायमिन परसेंटेज में। तो ये मैं यदि इसको x% लिखूं तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, x% इक्वल टू क्या लिखूंगा, 100। अब ऐसा भी करें तो 18 18 36, तो मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा, इधर मैं लिख रहा हूँ कि मैं ये लिख सकता हूँ 2x% प्लस 36 इक्वल टू 100, ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं बेटा, मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2x% इक्वल टू 100 माइनस 36, तो क्या हो जाएगा 64, और x की परसेंटेज यदि मैं ज्ञात करूँ तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 64% अपॉन 2, और निकल कर आएगा 32%, यानी कि x की जो परसेंटेज निकल कर आई वो हमारे पास क्या निकल कर आई, वो बेटा हमारे पास निकल कर आई कितनी, 32%, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो एडेनिन होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा 32%, और यदि ग्वानिन की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, सॉरी ग्वानिन की तो बात मैं कर चुका हूँ, यदि मैं वहाँ पे किसकी बात करूँ, थायमिन की बात करूँ, तो आपको पता है कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन भी होगा, तो वो भी कितना हो जाएगा, 32%। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन ने एडेनिन की परसेंटेज पूछी है, तो एडेनिन की यदि क्वेश्चन ने परसेंटेज पूछी है तो एडेनिन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस बैंक में क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस बैंक में देखे जहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए बेटा, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो 64% है, ठीक है। तो वो बाहियात है पूरा का पूरा, या हो सकता है कि ऑप्शंस बनाते वक्त कंप्यूटराइज मिस्टेक्स हुए होंगे, वो करेक्शन में नहीं आए, अभी तक मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई ये बड़ा इशू नहीं है, इरर हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, हमारे वाले बुक्स में भी होते हैं तो उनमें भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन है, अब यहाँ से आप सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप इस क्वेश्चंस के माध्यम से केवल एडेनिन के परसेंटेज को बता सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। केवल आप एडेनिन के परसेंटेज को यहाँ से नहीं बता सकते हो, आप चाहो तो एडेनिन के साथ साथ थायमिन को भी बता सकते हो, ठीक है। और आप यदि यहाँ पे साइटोसिन दी हुई थी तो साइटोसिन है तो मैं ग्वानिन को भी बता सकता हूँ, मतलब कुछ भी पूछ ले तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इस क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकता हूँ। आप ये मत क्या करो कभी कि पिक पॉइंट क्वेश्चन, समझो
सॉल्यूशन करने का एक तरीका है, पहला कि फर्स्ट ऑफ रूल्स हम क्या लागू करेंगे, चारगप्स के रूल्स लागू करेंगे कि चारगप रूल से ये क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ हमें डबल हेलिक्स जो वाटसन और क्रिक का मॉडल था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड बनते हैं, ठीक है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, डीएनए ऐसे डबल स्टैंडर्ड है, इधर दी एडेनिन है तो स्वाभाविक सी बात है कि इधर क्या होगा, इसका थायमिन होगा। ये बातें वाटसन और क्रिक ने करी थी, ठीक है। तो मैंने उसी का अप्लाइड किया कि पहला रूल जो चारगप का है वैलेंसी रूल है, उसमें ये कहता है कि प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू पैरामेट्रिक, मैंने लगा दिया, मतलब A + G = C + T, ठीक है। और दूसरा मैं ये जानता हूँ कि एडेनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कौन है, थायमिन है। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, थायमिन है। और ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, साइटोसिन है, ठीक है। ये दो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, A + C + G + T = 100% लिख दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक डीएनए किससे बना होगा, ठीक है। एक डीएनए किससे बना होगा और उनमें एन बेस किस तरह के होंगे, तो बेटा उनमें एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन तरह के तो एन बेस होंगे, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, डीएनए की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वही करा और उसके इक्वल टू क्या लिखा, 100%, ठीक है। इसमें मेरे पास साइटोसिन और ग्वानिन, साइटोसिन और ग्वानिन की जो परसेंटेज हो पता है, क्यों, क्योंकि साइटोसिन दिया हुआ तो ग्वानिन ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा, तो 18% और 18%, ठीक है। उसके बाद एडेनिन और थायमिन को हमने एक्स मान लिया, एक्स मान और इक्वल टू 100%, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 32% आया। कितना आया, 32% आया, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से मुझे एडेनिन और थायमिन के विषय में पता चल गया, ठीक है, कि ये जो है 30% है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस ये आपको थोड़े से वहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। और आपने भी रिसेंटली पढ़ा है तो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी थोड़ा। क्या होता है कि एक चीज़ होता है कि कर्ज, ठीक है, शुरुआती दौर में अच्छा लगता है लेते वक्त, पर बाद में क्या होता है कि बाद में जब वो ब्याज उसका बढ़ते जाता है ना तो धीरे धीरे नासूर बनता है। तो कर्ज और भाव शुरुआती दौर में अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी आपने जस्ट पढ़ा है तो सॉल्यूशन इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। पर इसको एग्जाम्स टाइम्स पे थोड़ा सा दुख दे सकती है, पर कोशिश आप करें, ठीक है, कि क्वेश्चंस को मार लें, क्वेश्चंस को पे प्रैक्टिस कर लें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है वो ब्रीफ कर जाए, ठीक है बेटा। चलिए बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को तो मैंने कल ही क्लास में डिस्कशन किया है, ठीक है। मैं दोबारा आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ बेटा कि ट्रांसफर आरएनए, क्या कह रहा है, ट्रांसफर आरएनए मतलब टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम। पहले मेरे क्वेश्चंस को पूरी बात को सुनो। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि ट्रांसफर आरएनए में टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम, ठीक है, जो संदेशवाहक मतलब मैसेंजर, ठीक है, आरएनए यानी एमआरएनए कोडोन से बंधता है कहलाता है। ये क्वेश्चन सर कब का है बेटा, ये क्वेश्चन भी 2009 का है। आपने सर बताया था क्या, मैंने बताया था बेटा, कहाँ बताया था, सुन मेरी बात, ठीक है। जब मैंने आपको टीआरएनए पढ़ाया था तो वहाँ पे जब मैं स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है, जब उसके 2D स्ट्रक्चर को बना रहा था, ठीक है, क्लोवरलीफ मॉडल को बता रहा था, तो जहाँ पे मैंने लूप के बारे में डिस्कशन करा था वहाँ पे मैंने बात करी थी, ठीक है। पहले तो आप ये क्वेश्चंस लिख लो ताकि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे मिटा सकूँ और इस क्वेश्चंस की मैं क्या कर सकूँ, सॉल्यूशन दे सकूँ, ठीक है आपको, ठीक है। मैं छोटा सा बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। यदि आपने ये क्वेश्चंस उतार लिए हो तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ बेटा, इसको हटाऊंगा मैं हटा रहा हूँ। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा कि जो टीआरएनए का 3 क्रम है ना जो एम से बंधता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यदि स्ट्रक्चर याद हो बेटा, मैंने इस स्ट्रक्चर पे जिक्र किया था, ऐसा था सर, हाँ ये ऐसा नहीं था बेटा, आप याद करो, ये हमारा 3 प्राइम था जहाँ पे ए सी सी, और ये मेरा 5 प्राइम था जहाँ पे ग्वानिन था, ठीक है। और ये याद होना चाहिए, इसको हम टी साई सी लूप कह रहे थे, और ये हमारा क्या था बेटा, यही वो लूप था जो लूप मैसेंजर आरएनए पर क्या करता था, रीड करता था, यानी कि वहाँ पे जो कोडोन थे, जो सूचना आया हुआ था मैसेंजर आरएनए पे, मैं थोड़ा सा बताऊँ, ये राइबोसोम की यूनिट्स, ये छोटी यूनिट्स के बीच में जुड़ गई मैसेंजर आरएनए, ठीक है। यहाँ पे मान लो इंफॉर्मेशन इधर से लग गई कौन, टीआरएनए, ये रही बेटा, ठीक है, ऐसे था, ठीक। तो हमने कहा था जिसपे सूचना, जिसको हम कोड कर रहे हैं,
ठीक है। तो कोड पे जो ये कोड है इसको हम कह रहे थे कि ये क्या है, कोडोन है, ठीक है, कोडोन है। और इसको रीड कौन कर रहा है, तो बेटा आपको पता है कि ये तो टी ऐसी लूप है, ये वाला जो लूप था टीआरएनए का, ये क्या करता था, इसको रिकॉग्नाइज करता था, रीड करने का काम करता था। सो दैट्स रीजन ये भी इसको कोडोन कर रहा हूँ, जो कि एमआरएनए पे है, जो कि एमआरएनए है। स्वाभाविक सी बात है कि मैं इसको क्या कहूँगा, एंटी कोडोन कहूँगा, एंटी कोडोन, या फिर इसी को रिकॉग्नाइजेशन लूप कहा गया है, ठीक है। तो आंसर इज दैट्स एंटी कोडोन, एंटी कोडोन, ठीक है। ये बातें मैंने अच्छे से समझ ली है और ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। हाँ, बाद में एग्जाम टाइम पे आपको थोड़े से, क्योंकि वहाँ पे 16 चैप्टर्स रहेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रिटिकल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नॉर्मल सा ये क्वेश्चंस। ये वाले लूप की अपन बात कर रहे हैं, इसी लूप्स की बात करें क्योंकि यही लूप्स है, क्योंकि ये लूप इसको बड़ी यूनिट से जुड़ने में हेल्प करती है और ये लूप्स ही इस कोडोन को क्या करते हैं, क्योंकि इस लूप्स पे ही 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, एक सीक्वेंस होता है जो रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, ठीक है। इसकी वजह से इस लूप को रिकॉग्नाइजिंग लूप भी कहते हैं। और यदि एमआरएनए पे इस कोड इसे सेंस किया जा रहा है, यानी ये सेंस स्टेट है, तो इस पे जो भी कोड है उसको हम कोडोन बोल रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपोजिट वाले को क्या बोलना पड़ेगा, एंटी कोडोन बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर इज त्रिक नहीं बोलेंगे बेटा, नॉनसेंस कोडोन नहीं, नॉनसेंस कोडोन नहीं बोलेंगे, तो सेंस कर रहे हैं, समापक कोडोन भी नहीं बोलेंगे, आंसर इज एंटी कोडोन, ठीक है। और ये ऐसा ज़्यादा कोई टिपिकल है नहीं सर। ये सर किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, ये टी आरएनए की स्ट्रक्चर है, कौन सी वाली सर, क्लोवर लेव वाली बेटा जो मैंने 2D में करा था, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है बेटा कि विषाणु किन से बना होता है, ठीक है। मैंने बेटा आपको कहा था, आप याद कीजिए, जब मैं एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा था तो एक्सपेरिमेंट में मैंने कहा था कि हालांकि तो मैं यदि एक बैक्टीरिया की बात करूँ तो उसमें या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या तो बेटा जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, पर उसके बाहर की जो कवरिंग होती है ना वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। मैं ऑप्शंस देख लेता हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोटीन, दूसरा कह रहा है प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है लिपिड एवं प्रोटीन, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है डीएनए एवं आरएनए। देखो बेटा मैं ये जानता हूँ कि वायरस में ऑलवेज या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों हो नहीं सकता, ठीक है। ये ऑप्शन तो मैं ऐसे बड़ी ही प्यार के साथ काट सकता हूँ, ठीक है। सर ये क्वेश्चंस कब के पूछे हुए बेटा, ये क्वेश्चन भी 2009 के पूछे हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो ये ऑप्शन तो मैं ऐसे काट सकता हूँ, लिपिड और प्रोटीन की बात कर रहा है, लिपिड कह रहा है कि नहीं, लिपिड तो होता हूँ मैं, लिपिड तो होता ही नहीं है, ठीक है। इस ऑप्शन को भी आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बच क्या है, प्रोटीन, केवल प्रोटीन से तो नहीं बना होगा, ठीक है, केवल प्रोटीन से भी बना नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन में देखो, ये कह रहा है कि प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। हाँ देखो, अब न्यूक्लिक अम्ल में आपको लग रहा है सर डीएनए आरएनए तो दोनों हो सकता है, नहीं बेटा, हाँ वो दोनों हो सकता है, डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है, पर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है। तो वो कहना चाह रहा है कि एक वायरस जो बने होंगे उसकी जो आउटर कवरिंग होगी वो प्रोटीन की बनी होंगी, और जो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी, तो इसीलिए इसने स्पेसिफाई नहीं किया। तो ऑप्शंस जो इसके हैं वो चले जाएंगे प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल, ये ऑप्शंस बेटा क्या है, सही, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस की मैं बात करूं, 4th नंबर क्वेश्चंस को आपको बेटा 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरएनए में पैरिमिडीन में पाया जाता है। सर ये क्वेश्चंस कब के हैं बेटा, ये क्वेश्चन 2010 के, कब के क्वेश्चंस हैं, 2010 के क्वेश्चंस है। थोड़ा सा बेटा मैं देख लेता हूँ क्या रिकॉर्डिंग सही से हो रही है आपके लिए, हाँ ये प्रॉपर चल रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई नहीं, पर आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप ना, ठीक है। तो मैं यदि बात कर रहा हूँ बेटा, मैं यदि बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस ये है बेटा कि आरएनए में पैरामिडीन में पाया जाता है, ठीक है। सर ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे सर, ऐसे तो मैं चाहूँ तो इजी वे में 2 मिनट में इसका आंसर दे सकता हूँ, पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। सबसे पहली बात, यदि मैं आरएनए और डीएनए की बात करूँ, ठीक है, यदि मैं आरएनए और डीएनए की बात करूँ तो मुझे ये पता है बेटा, मेरे को ये पता है, मैं इधर से स्पेस खाली कर रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से आप उतार चुके होंगे, ठीक है। तो मुझे जगह चाहिए क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं अलग से स्पेस ले सकता हूँ, है ना। अपन सामान्य लोग हैं तो अपन मिटा मिटा के काम करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो मैं यदि बेटा डीएनए की बात करूँ या मैं बात करूँ किसकी, आरएनए की बात करूँ, डीएनए आरएनए दोनों में से किसी की भी मैं बात करूँ, तो मुझे एक चीज़ पता है कि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या क्या सर, एक तो एन बेस, एक तो
एनबेस और दूसरा क्या पेंटोज शुगर। शुगर का मतलब क्या होता है सर? शुगर का मतलब बेटा कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल में क्या हो घुलनशील और टेस्ट में क्या हो मीठे हो। ठीक है, क्लियर है? तो मैं पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन से बना हो, ठीक है। और मैं यदि इधर बात करूँ अगले यूनिट्स की बात करूँ तो मैं बात करूँगा H3PO4 की, ठीक है, यानी फर्स्ट कैटेगरी की। ठीक है, ये तीन चीजें मुझे चाहिए क्या बनाने के लिए? न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। अब मेरे पास न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी है, आरएनए भी है। मेरे को ये पता है बेटा कि मैं यदि एनबेस की बात करूँ तो मेरे पास जो एनबेस है वो दो तरह के हैं, एक तो प्यूरिन और दूसरा क्या पैरामिडिन। तो एक प्यूरिन और दूसरा पैरामिडिन। आपको पता है कि पैरामिडिन जो होता है वो सिंगल रिंग होता है जिसमें पैरामिडिन रिंग है, और जो प्यूरिन होता है उसमें दो रिंग्स होते हैं, एक तो पैरामिडिन रिंग भी होता है, एक इमिडाजॉल रिंग होता है। ठीक है, मैंने क्लास में पूरी स्ट्रक्चर शिद्दत से बनाई है, आपके नोट्स में पूरा है। ठीक है, मैं यहाँ से बनाऊंगा नहीं बेटा, यहाँ उतना समय नहीं है। ठीक है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सर क्या इसी पे रहने दूंगी? हाँ बेटा, मैं यहीं रहने दूंगा, यहीं रहने दूंगा कि मैं प्यूरिन की यदि बात करूँ तो मैंने पढ़ा है कि प्यूरिन टाइप के जो एनबेस है मेरे पास दो हैं। कौन कौन से सर? एडेनिन और क्या ग्वानिन। ठीक है, और पैरामिडिन टाइप के जो एनबेस हमारे पास वो तीन हैं। क्या क्या सर? साइटोसिन, यूरेसिन और थाइमिन। क्लियर है? और यदि मैं पेंटोज शुगर की बात करूं तो मैं यहाँ पर पेंटोज शुगर न्यूक्लिक एसिड में दो तरह के पेंटोज शुगर की बात करूंगा। पहला तो मैं बात करूंगा राइबोज की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? राइबोज का, जो कि C5H10 और O5 होगा। ठीक है, और अगली बात मैं करूंगा डीऑक्सी राइबोज। यदि मैं डीऑक्सी राइबोज की बात करता बेटा तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि एक ऑक्सीजन पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन पर से रिंग वाले स्ट्रक्चर में से क्या कर लिया गया होगा? डीऑक्साइड कर दिया गया होगा, हटा दिया गया होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा C5H10 और O4। ठीक है, और ये फॉस्फेट तो फॉस्फेट है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि डीएनए को बनाने में डीएनए नामक न्यूक्लिक एसिड को बनाने में क्या क्या यूज होगा बेटा? ठीक है, देखो एक चीज आप याद रखना कि एनबेस कभी भी चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, वो केवल 4 ही तरह के एनबेस को यूज कर सकते हैं। मतलब है तो प्यूरिन और पैरामिडिन मिलाकर मेरे पास है तो टोटल कितने? 5। पर क्या पांचों यूज होंगे? नहीं, पांचों यूज नहीं होंगे। इन पांचों में से कोई 4 ही मुझे लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे यदि लूँ तो मुझे डीएनए के लिए लेना पड़ेगा। यदि मैं लूँ तो डीएनए के लिए लूँ या फिर आरएनए के लिए लूँ, एक चीज सबसे कॉमन चीज मैं बता देता हूँ कि एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये तीन जो है, चाहे डीएनए हो और चाहे आरएनए हो, दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। फिर वेरिएशन कहाँ आएगा? यदि बेटा डीएनए होगा तो उसके पास क्या होगा? थाइमिन होगा, और यदि या आरएनए हो गया तो उसके पास क्या होगा? यूरैसिल होगा। यही डिफरेंस है। मतलब सर कि यदि आरएनए हुआ तो उसमें थाइमिन की जगह पे